अमर राम, जय श्री राम। तो आज से इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं यूपी बोर्ड के क्लास 12th के फिज़िक्स के अनसोल्व्ड पेपर को सोल्व करना। तो जैसे कि हमको पता है कि 7 सेट होते हैं और लगभग एक सेट को हम करीब 3 वीडियो में या 4 वीडियो में कर रहे होंगे। तो 21 से 25 के बीच में शायद कुछ वीडियोस बन रही होगी। उसके साथ ही मैं हर क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन कई बार आप ये महसूस कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें आपको एकदम से नहीं लग रही होगी, जो आपको शायद नहीं पता होगी। क्योंकि अगर आपने पूरा अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो उस समय आपको उस टॉपिक को दोबारा से जाके देखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हमको याद रखना है कि हम अनसोल्व्ड पेपर सोल्व कर रहे हैं, चैप्टर्स नहीं पढ़ रहे हैं। हालांकि मैं समझाऊंगा, लेकिन जैसे कुछ डेरिवेशंस हैं तो उनको बिल्कुल ऐसे तो नहीं पढ़ा सकते जैसे चैप्टर्स पढ़ रहे हो। हमको क्वेश्चन, उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इस तरह से फोकस करते जाना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन जब भी लिखूंगा तो पॉज कर दूंगा, क्वेश्चन लिख दूंगा, फिर सोल्व करूंगा ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। कैसे? ऐसे बिल्कुल ठीक है। तो जी पहला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण कितना होता है। 4 ऑप्शन है। तो इसको करने से पहले एक आगे क्वेश्चन आएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, आएगा, और उसका जो है उसके संचरण का आरेख बनाने को बोलेगा। ठीक है, तो उसी को भी निपटा देते हैं इधर ही। तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? तो ये तरंग है जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत और तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं। मतलब सपोज हमारी तरंग जो है इस दिशा में जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन समझ लेते हैं इसको, और ये वाई, ये जेड। तो जैसे x दिशा के लंबवत, जैसे x दिशा ये है तो ये अभी x दिशा के लंबवत है, अभी भी x दिशा के लंबवत ही है, अभी भी x दिशा के लंबवत ही है, अभी भी x दिशा के लंबवत। ये जो z तिरछा है ये समझो ये ऐसे है बोर्ड के पास। ठीक है, तो x दिशा के लंबवत कहीं भी किसी भी तल में जो है मेरा विद्युत क्षेत्र कंपन कर रहा होगा। ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, और उसके लंबवत ही मेरा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, देखो जैसे विद्युत क्षेत्र ऐसे हो गया, तरंग इधर जा रही है, और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि विद्युत क्षेत्र ऐसे हो, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो, ऐसे हो। ठीक है, ऐसे किसी भी तल में हो सकता है। सामान्य से जब साधारण प्रकाश होता है, जो अध्रुवित प्रकाश होता है, उसमें विद्युत क्षेत्र इस दिशा में भी है, इस दिशा में भी है, इस दिशा में भी है, ऐसे अलग अलग दिशा में उसका होता है अवयव, उसका जो है वैल्यू होता है, मतलब कंपन होता है उसका। ठीक है, लेकिन ध्रुवित प्रकाश में क्या होता है कि अभी देखो अध्रुवित प्रकाश में क्या है उसको कि विद्युत क्षेत्र इस तल में भी कंपन कर रहा है और इधर भी उसको कैसे कैसे दिखाऊं। देखो इसको एक तल समझ लो। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र हो गया और उसके लंबवत ये चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो विद्युत क्षेत्र ऐसे भी है, विद्युत क्षेत्र ऐसे भी है, विद्युत क्षेत्र ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी। तरंग संचरण के तो लंबवत ही है दोनों, तरंग इधर जा रही है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र का मान हर इस तल में भी है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ठीक है, तो उसको ऐसे दिखा देता है कि ऐसे विद्युत क्षेत्र ऐसे कंपन कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इस चीज़ को मैं किसी चीज़ से फिल्टर से निकालूं, ठीक है, सपोज ये मेरा फिल्टर हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, ये ऐसे इसको जाने नहीं देता है। ठीक है, ये खाली इस वाले विद्युत क्षेत्र के इस अवयव को ही जाने देता है, ऐसे ही पास करने देता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र एक ही तल में कंपन कर रहा है। ठीक है, एक ही तल में विद्युत क्षेत्र कंपन कर रहा है, उसको बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश।
ठीक है। और विद्युत क्षेत्र एक ही तल में हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी एक ही तल में हो जाएगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र अपना तल बदलेगा तो उसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र भी बदलेगा। बढ़िया चीज पढ़ी हुई मिल गया, ठीक है। तो फिर से शुरू से आते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? तरंग जा रही है, दो चीज से मिलकर बनी है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, जो एक दूसरे के लंबवत कंपन कर रहे हैं। कंपन मतलब वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, ठीक है। और तरंग की चलने की दिशा के भी लंबवत है, दोनों के दोनों, यानी एक्स डायरेक्शन में तो कोई अवयव हो नहीं सकता, ठीक है। अब देखो जो तल है वो तरंग संचरण के क्या है? लंबवत है। उसी किसी तल में क्या होगा? प्रकाश को ध्रुवित किया जाएगा, ठीक है। कोई भी तल में ध्रुवित किया जाए वो तल हमेशा तरंग संचरण के तो क्या होगा? लंबवत ही होगा। मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर तो है 90 डिग्री। और उस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। तो वितरंगे जिनमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, दोलन करते हैं, उनको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब ये बनती कैसे है? ये ऐसे बनती है, मान लिया हमारे पास कहीं समय के साथ हमारा विद्युत क्षेत्र बदल रहा है, तो विद्युत क्षेत्र के बदलने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र के बदलने से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ऐसी सिचुएशन से क्या होता है? एक से दूसरा बन रहा है, दूसरे से पहला वाला बन रहा है, तो उससे विद्युत चुंबकीय तरंग बन जाती है। यानी जैसे हमारे पास अगर त्वरित कोई आवेशित कण है, त्वरित मतलब एक्सेलरेटेड, तो उससे क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग बन जाती है, ठीक है। अच्छा, इसका किरण आ रही क्या है? इस समझिए, एक्स डायरेक्शन में तो तरंग जा रही है, ये वाई डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है और जेड डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र। तो ये होगी मेरे विद्युत क्षेत्र की वैल्यू और ये हो गया मेरा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू है विद्युत क्षेत्र की, इसको बोलेंगे ई नोट। इधर ये चुंबकीय क्षेत्र की मैक्सिमम वैल्यू है। थोड़ा तिरछा बनाए, समझ रहे हो ना? ये प्लेन के ऐसे है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र तो ऐसे ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, फिर अंदर चला जाता है बोर्ड से, फिर बाहर निकलता है, इसलिए थोड़ा तिरछा बना है। ये बी की मैक्सिमम वैल्यू बी नोट। तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होगी पता चल गया। एक चीज हो रहा है, रेडियो वेव से लेके अगला एक क्वेश्चन आएगा उसका, उसलिए अभी कर लेते हैं। रेडियो वेव से लेके गामा वेव तक, गामा रेज बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, आवृत्ति रेडियो वेव की सबसे कम है, उससे ज़्यादा है सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव, ठीक है। क्या है? सूक्ष्म माइक्रोवेव। उससे ज़्यादा है अवरक्त इंफ्रारेड, IR लिख देते हैं। उससे ज़्यादा है विजिबल लाइट, जिससे हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, विजिबल। उससे ज़्यादा है UV रेज। उससे ज़्यादा है एक्सरे, एक्सरे करवाते हो ना, उससे ज़्यादा गामा रे। तो इसमें क्या क्वेश्चन था? ये वन का ढह क्वेश्चन है, ये वाला वन का ढह है। इसमें पूछा था कि न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग, मतलब इनमें से 4 ऑप्शन थे, उनमें से न्यूनतम पूछा था। कौन कौन था ऑप्शन में? ऑप्शन में था पराबैंगनी यानी UV रेज, एक्स किरणें थी और गामा किरणें थी और सूक्ष्म तरंगे। तो भाई आवृत्ति रेडियो वेव की सबसे कम है, उससे कम माइक्रोवेव दिख रहा है। तो इन चार ऑप्शन में तो सबसे कम किसकी हो गई? माइक्रोवेव की, ठीक है। और ये था ऑप्शन नंबर डी। तो 3 क्वेश्चन निमट गए, ठीक है। तो अच्छा, अगर अनसोल्ड नहीं होगा तो ऐसा कुछ सुविधा करवाएंगे आपके लिए कि
लिंक डाल दे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा क्वेश्चंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जब M1 तथा M2 द्रव्यमान के नाभिक परस्पर संलयित होकर M द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया में M1 प्लस M2 छोटा होगा M से, बड़ा होगा कि बराबर होगा कि उसकी मल्टीप्लाई उसके स्क्वायर से ज़्यादा होगी, क्या होगी? पहली बात तो कह रहा है कि दो नाभिक हैं, ठीक है, मान लिया ये नाभिक A है और ये नाभिक B है, और ये दोनों मिल जाते हैं, इसका द्रव्यमान M1 है, इसका द्रव्यमान M2 है, ये दोनों मिल के एक तीसरा नाभिक बनाते हैं C, जिसका द्रव्यमान है M, और उसके साथ में कुछ ऊर्जा भी, ऊर्जा कैसी बनी, आग समझो, कुछ ऊर्जा भी बनती है। तो पहली बात तो आई कि M1 पॉजिटिव चार्ज, M2 पॉजिटिव चार्ज, ये मिल के C कैसे बने? तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। हाँ, ये एक दूसरे को दूर तो भगाएंगे, लेकिन जब बहुत स्पीड से आएंगे तो मिल सकते हैं। अब बहुत स्पीड से क्यों आएंगे? स्पीड ज़्यादा है, पर स्पीड ज़्यादा आई कहाँ से? किसी ने दी है। किसने दी है? या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे सूरज पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तभी मिलती है इतनी स्पीड, तो और कैसे मिलेगी? या एक्सेलरेट किया गया वो विद्युत क्षेत्र से, पार्टिकल एक्सेलरेटर वगैरह से, यही दो कारण है। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र किसी आवेशित कण को एक्सेलरेट नहीं कर सकता है। सोचो क्यों? ठीक है, तो अच्छा वो तो हम समझ गए कि एक नाभिक दूसरा नाभिक मिला, तीसरा नाभिक बन गया, ठीक है। लेकिन ऊर्जा बनी, ऊर्जा कहाँ से आई है? ये M1 है, ये M2 है और ये M है, तो हम कहेंगे कि भाई M1 प्लस M2 पहले ही था, बाद में M के बराबर हो गया होगा, ये 2 किलो, ये 3 किलो, ये 5 किलो। लेकिन फिर ऊर्जा कहाँ से आई? ऊर्जा इसलिए आई है क्योंकि इसमें से ये बराबर नहीं है M के, थोड़ा सा और मास जो है वो कन्वर्ट हो गया ऊर्जा में, ठीक है। E इक्वल टू ये जो मास यानी द्रव्यमान समाप्त हो गया, उसकी बनेगी ऊर्जा इतनी, वो ऊर्जा मुक्त हो गई। यानी कि फिर जो M होगा, M जो है वो ये M1 प्लस M2 के बराबर नहीं है, बल्कि ये जो M1 प्लस M2 है उसमें से आप डेल्टा M घटाओ, ठीक है, इसको घटाओ, जो जिस द्रव्यमान की ऊर्जा बन गई है उसको कम करोगे तब M बनेगा, ठीक है। यानी कि जो M1 प्लस M2 है वो तो क्या हो गया? वो तो M1 प्लस M2 जो है वो तो M से ज़्यादा हो गया भाई, हो गया कि नहीं हो गया भाई? डेल्टा M कम हो गया, M1 प्लस M2 से वो ऊर्जा बन गई, तब वो M के बराबर होएगा। बहुत ही छोटी सी चीज़ है, कंफ्यूज मत हो सकता है मैं और ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करके और कंफ्यूज कर दूँ। समझो भाई, M1 प्लस M2 है, द्रव्यमान है, ये 2 किलो है, ये 3 किलो है, ठीक है। हमने सोचा 5 किलो होगा, लेकिन ये 4.5 किलो ही हुआ है, क्योंकि आधा किलो की ऊर्जा बनेगी, कम हुआ ना ये, तो ये दोनों मिलके ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और गणित लगा के देख लियो कि ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। जैसे सपोज ये एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ये 2 था, ये 3 था, है ना, तो 2 दिए कितना होता है? 6 होता है, और ये 4.5 था, 4.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 से तो ज़्यादा ही हो जाएगा, समझ गए ना। तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन जो है उसको मैंने सीधा चित्र से बना दिया उसका। इसने कहा कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ है जिसमें प्रतिरोध लगा है 8 ओम का, और इसको क्या बोला, प्रेरकत्व प्रतिघात जो है वो 6 ओम है, ठीक है। ये कुंडली लगी हुई है, प्रेरकत्व है, इसका प्रतिघात 6 ओम है। और प्रतिबाधा पूछिए, अगर देखो आपको नहीं पता कि जेड प्रतिबाधा है क्या होती है, ये एक्सेल क्या लिखा है मैंने, ये कैसा परिपथ बना दिया है,
ये क्या होता है, ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। तो एक बार प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर देख लो, ठीक है। तो देखो सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रतिबाधा का फॉर्मूला है अंडर रूट में r² प्लस XL माइनस XC होता अगर इसमें जो है मेरा संधारित्र भी लगा होता। अगर उसका प्रतिघात नहीं है तो सीधा इसका स्क्वायर। तो ये रूट में 8² प्लस 6², ठीक है, ओम है, समझ लो। उत्तर आ जाएगा 10 ओम, ठीक है। ये तो समझ ही गए होंगे, ये तो मैं नहीं समझाने वाला, तो छठी सातवीं में समझते हैं। तो उत्तर हो गया 10 ओम, ठीक है। अगर मेरे को जो है ये भी याद रखना, XL की वैल्यू होती है ओमेगा L। मतलब अगर मेरे को दे देता कि इतना स्वप्रेरकत्व है और मेरे को आवृत्ति दे देता तो XL भी निकालना पड़ सकता था, ठीक है। और ओमेगा होता है 2πf, f मतलब आवृत्ति, और L। तो अभी आवृत्ति क्या होती है, देखो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से चली और फिर यहाँ पे पहुँच गई, इसको बोलते हैं एक साइकिल। तो 1 सेकंड में जितनी साइकिल ऐसे पूरी करती है उसको बोलते हैं आवृत्ति, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन में इतना ज्ञान बहुत है, अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस भी नहीं लिखे मैंने। उसने पूछा ये एप्सिलॉन नोट का मात्रा बताओ, और एप्सिलॉन नोट इधर क्या है, वो है निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। पहले ही चैप्टर में हमने पढ़ी हुई। तो कुछ नहीं करना है, सीधा अगर भूल गए हो वैसे तो याद रखना था कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन अगर भूल गए हो तो ये कूलम का फॉर्मूला याद रख कर लेना, 4/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r²। इसमें बस थोड़ा सा पलटो, एप्सिलॉन को इधर ले आओ और f को इधर ले आओ, इनकी अदला बदली कर दो, ठीक है। एप्सिलॉन इधर और f इधर, ठीक है। और अब लिख दो Q1 Q2 कूलम, कूलम क्या हो जाएगा, कूलम का स्क्वायर, नीचे 4 पाई का तो कुछ नहीं होता, f बल का न्यूटन, और r का क्या होगा मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक डैश दे दो बीच में। कुछ लोग इसको माइनस मत समझ लो, ठीक है, ऐसे ही है, डैश मल्टीप्लाई में है दोनों, कि न्यूटन में से मीटर स्क्वायर घटा लें, न्यूटन से न्यूटन ही घटा सकते हैं, ठीक है, और न्यूटन ही जोड़ सकते हैं। बोले 2 सेब में 3 केले जोड़ दो, जोड़ दूंगे क्या, अलग अलग ही रहेंगे ना। 11वीं में अगर पढ़ोगे अच्छे से, कोई बात नहीं, है समझदार हो तुम, मुझे पता है। तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, सिंपल सा क्वेश्चन था, हल्का क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था। तो हम भी ज़्यादा टाइम क्यों ले, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप T के साथ किस प्रकार बदलती है। वो T के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है या नियतांक है या e की पावर t के अनुक्रमानुपाती। तो पहले अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ है जिसको अगर हम कहीं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ला के रखते हैं तो वो थोड़े थोड़े से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, ठीक है, थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा कौन होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ, जैसे कि लोहा, निकेल, ये। लेकिन ये पदार्थ क्या है, थोड़े से उसकी इधर एक पोंपो होने लगी थी तो रुकना पड़ा था। तो ऐसा है कि जब अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो जो उसकी होता है कुछ स्पिन होता है वो एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड होने लगते हैं, ठीक है। मतलब समझो पहले बहुत ज़्यादा रैंडमनेस है, इधर उधर है, तो चुंबकीय क्षेत्र लगाए तो वो कुछ उनमें से कुछ ऐसे भी है पर कुछ एक डायरेक्शन में अलाइन होने लगते हैं, ठीक है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ये लोग फिर से इधर उधर भागने लगेंगे, मेहनत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, क्यूरी लॉ है,
ठीक है। क्यूरी लॉ कहता है कि ये काई जो है चुंबकीय प्रवृत्ति बराबर है C/T के, जहाँ पर C जो है क्यूरी नियतांक है और T टेम्परेचर है। मतलब ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसके लिए है फॉर्मूला है, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, ठीक है। किसके लिए, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए। तो साफ साफ इस फॉर्मूले ने सीधा सीधा हमको बता दिया कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब है, ठीक है। एक चीज़ और कि ये पदार्थ कितना चुंबकित होगा, ठीक है, उसको बोला है मैग्नेटाइजेशन, जो इसमें अंदर होगा वो बराबर होता है काई और एच एम, इसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र जो हम बाहर से लगा रहे हैं, ठीक है। इसका मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर, ठीक है, ओके। और वैसे चुंबकीय क्षेत्र का इसको मैग्नेटिक इंडक्शन होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसका मात्रक। इसका टेस्ला होता भी है, गोस भी होता है, वेबर भी होता है, ठीक है। वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, सॉरी, वेबर तो चुंबकीय फ्लक्स को होता है। तो देख समझो, ये हमने बाहर से मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया, चुंबक रखी बाहर, उसके अंदर जो है चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ रखा, तो उसके अंदर जो चुंबकन उत्पन्न होगा। अब देखो, अगर इसकी वैल्यू 0 हो तो होगा ही नहीं, और अगर निगेटिव हो, देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर निगेटिव हो तो क्या होगा, विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। किसमें, विपरीत दिशा में, उनको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय, ठीक है। ये क्या है, अनुचुंबकीय, वो हो जाएंगे प्रतिचुंबकीय, वो क्या होंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र से प्रतिकर्षित होंगे, रिपेल होंगे, ठीक है। तो 0 से बड़ा है वैल्यू किसके लिए, अनुचुंबकीय के लिए, और 0 से छोटा है प्रतिचुंबकीय के लिए, और लो चुंबकीय के लिए 0 से बहुत बड़ा है, 100, 1000, लाख, ऐसे करके, समझ गए। तो एटलीस्ट इसको याद रखना, ये क्या है, क्यूरी लॉ है, क्यूरी का नियम, ठीक है। सी क्या है इसमें, सी है क्यूरी नियतांक, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ये रैंडमनेस बढ़ती है स्पिन्स की, जिस वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, ठीक है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति कम होती है, तो ये T इनवर्स के प्रोपोर्शनल है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है, इसका किरण आरेख बनाइए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब हो सकता है, जब प्रकाश मिरर से टकरा के परावर्तित हो जाए, दर्पण से, है कि भाई एक घर है, उस घर के अंदर शीशा लगा दिया है, अंदर आ गए कमरे के, वहाँ पर लाइट मारी, परावर्तित हो गया, तो घर के अंदर परावर्तन, पूरा अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, मजाक खत्म। ये अंदर सघन माध्यम है, ठीक है, जैसे कांच हो सकता है। ये बाहर जो है विरल माध्यम, ठीक है, इसको थोड़ा एकदम स्ट्रेट बाउंड्री बना दो, इधर सघन है और इधर विरल है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, ये ऐसा सोच रही थी, ऐसे ऐसे चली जाऊंगी मैं, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो ये अभिलंब खिंच गया, तो जो उसका रास्ता था वो उस रास्ते से ना जाते हुए अभिलंब से थोड़ा और दूर की ओर अटके जाती है, ऐसे जाती, ठीक है, ऐसे जाती है। अब ये क्या है मेरा, ये मेरा आपतन कोण है, और ये क्या है, ये अपवर्तन कोण है। अब अगर मैं इस आपतन कोण को बढ़ाता हूँ ऐसे, मतलब इधर से ना लाके थोड़ा इधर से लेके आऊँ, तो ये अपवर्तन कोण, इसको ऐसे जाना था,
और ऐसे जाएगी तो ये भी बढ़ेगा, यानी आपतन कोण बढ़ेगा तो अपवर्तन कोण बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, अगली पिक्चर बना लेते हैं उसके लिए, कि बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा जो एक ऐसा खास आपतन कोण होगा जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, ठीक है, ये अपवर्तन कोण क्या हो गया 90 डिग्री। आपतन कोण बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया कि अपवर्तन कोण क्या हो गया 90 डिग्री। इस खास आपतन कोण को हम बोलते हैं क्या, यही है सी। इस आई को बोलते हैं सी। सी माने क्रिटिकल सिचुएशन होगी। अब इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण, ठीक है, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। अंग्रेजी में बोल देता हूँ ऐसे, यूपी बोर्ड के लिए थोड़ी सी सीख जाओगे हो गया। तो सी माने क्रांतिक कोण है। अब अगर मैं क्रांतिक कोण से भी अब अभी 90 से ज़्यादा कैसे होगा, अब अगर मैं क्रांतिक कोण से भी थोड़ा आई बढ़ा दिया, क्रांतिक कोण से भी बड़ा कर दिया, तो अब ये प्रकाश अंदर का अंदर ही चला जाएगा। अब अपवर्तन हुआ ही नहीं। अब तो क्या होगा, आई बराबर आर होगा। ये अपवर्तन कोण नहीं है, परावर्तन कोण है, क्योंकि अब अंदर के अंदर ही परावर्तन हो गया है, ठीक है। यदि आई बराबर ना हो क्रिटिकल एंगल से तो नो अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन होता ही नहीं है, ओनली परावर्तन। अंदर के अंदर ही क्या होता है, टकरा के किरण वापस चली जाती है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है, तो ये तात्पर्य है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, ठीक है, लिख लियो, ये किताब से देख लियो, ठीक है, ये सब मैं लिखने वाला तो नहीं, सुन के लिख लो। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है, ठीक है, आई बड़ा है सी से, ठीक है, सी के बराबर भी होता तो 90 डिग्री से होते हुए निकल जाते हो, लेकिन बड़ा ही कर दिया आपने तो। तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता है, बल्कि सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और ये हमने इसका चित्र भी बना दिया है, 2-3 बढ़िया से बना दिए थे। एक बार तो दिखा दो, 3 चित्र बना सकते हो। एक बार तो प्रकाश बाहर जा रहा है, आर बड़ा है लेकिन दूर हट गया, दूसरी बार 90 डिग्री से, और तीसरी बार अंदर का अंदर ही चला गया। तो अगला क्वेश्चन है कि समस्थानिक और समभारिक नाभिकों में अंतर बताइए। तो जल्दी जल्दी बताते हैं। समस्थानिक, इनका स्थान एक ही है, मतलब इनका परमाणु क्रमांक समान होता है, ठीक है। इनमें क्या है, इधर समस्थानिक है, इधर समभारिक है, ये लाइन बीच में है। परमाणु क्रमांक जो है इनका वो क्या होगा, समान होगा। या दूसरी भाषा में बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। इनमें परमाणु भार, परमाणु ऐसे तो नहीं लिखते हैं, परमाणु तो ऐसे लिखते हैं, परमाणु भार जो है समान होगा। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने उनको जोड़ो कितने हो गए, वो बराबर रहेंगे, ठीक है। अब इनमें परमाणु क्रमांक समान है तो इनके रासायनिक गुण जो है समान होंगे, लेकिन इनके परमाणु भार अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिख देता हूँ पहले ही, जैसे 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14। अब प्रोटॉन तीनों में क्या क्या है, 6, न्यूट्रॉन इसमें 6, इसमें 7 है, इसमें 8 है। तो प्रोटॉन 6, वो केमिकल प्रॉपर्टी तो बाहर वाला प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 है, तो उसी पे केमिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा निर्भर करती है। तो इनके रासायनिक गुण समान है, रासायनिक गुण जो है समान होते हैं। ये कार्बन है तो ये भी कार्बन है, तो ये भी कार्बन है, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। इधर देखो, ये ट्राइट्रियम हो गया, ये उदाहरण है, और ये क्या हो गया, हीलियम हो गया। इसमें 1 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, इसमें 2 प्रोटॉन है 1 न्यूट्रॉन है, अलग अलग चीज़ है। ये हाइड्रोजन है,
ये हीलियम है। तो क्या इनके जो है रासायनिक गुण समान हो सकते हैं? नहीं हो सकते भाई। हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हीलियम हीलियम है। तो रासायनिक, जबकि भौतिक गुण तो देखो बाहर अलग अलग है, तो भौतिक गुण थोड़े अलग अलग होंगे। भौतिक गुण जो है वो भिन्न है। इनमें रासायनिक और भौतिक गुण दोनों ही क्या है? भिन्न है। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 डिफरेंस दे दिए, एग्जाम्पल दे दिया, हो गया काम। चलो छोटो, समझ गए ना? समझ ही गए होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन तो लिखा नहीं हुआ है, क्या बनोगे? तो अगला क्वेश्चन था कि इधर विभवांतर और इधर धारा का ग्राफ बनाना था। ठीक है, एक ओमीय प्रतिरोध के लिए, एक अनोमीय प्रतिरोध के लिए। तो कौन इतनी वो करे? आप पहचानो इनमें से कौन सा ओमीय है कौन सा अनोमीय है। ओमीय प्रतिरोध में क्या होगा? आर जो है कांस्टेंट रहेगा, मतलब वी आई ग्राफ जो है एक सीधी रेखा होती है। ठीक है, इसमें वी आई ग्राफ एक सीधी रेखा नहीं होती है, सीधी सी बात है। ये ओमीय हो गया और ये अनोमीय हो गया। ठीक है, इसमें क्या है? आर एक नियतांक है। ओम का नियम पढ़ा था ना, वी अनुक्रमानुपात विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपात ये होता है, और वी बराबर आई आर, जहाँ आर एक नियतांक है। इसमें आर नियतांक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या है यार, बार बार बोर्ड डालना पड़ रहा है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है कि एक चालक है, उस पर इतना धनावेश है, तो बताओ उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है कमी है। क्या इतना क्वेश्चन लिख के मैं टाइम खराब करूँ? धनावेश का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है देख लो, कितने इलेक्ट्रॉन मिलके इतना आवेश बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे Q बराबर Ne, इधर लिख देंगे ये, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना, इधर इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 3 26, तो 3 गुणा 10/2 बराबर है आ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, उसके बराबर ही इतना चार्ज है। मुश्किल सवाल तो नहीं है, मुझे पता है ये सब सवाल करने के लिए तुमने वीडियो नहीं खोली है ना, कुछ बढ़िया सा चीज़ें सीखने में। तो इसमें क्यों टाइम खराब करें, सीधा ये फॉर्मूला लगाओ सवाल। अब ये अगला क्वेश्चन देखे, कई लोग डर गए होंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में है, ये वोल्टेज ऐसे दी गई है जहाँ पर t सेकंड में समय है, तो पैमाने पर जो है उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए समय और वोल्टता का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इधर समय हो गया t और इधर क्या होगी? वोल्टता होगी v। ठीक है, कुछ नहीं है, साइन थीटा का ग्राफ बना दो। भाई साइन थीटा ही तो है, 40 लिखा हुआ है आगे, तो 40 तक वैल्यू चली जाएगी। साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है? साइन थीटा का ग्राफ हो गया। ठीक है, इधर ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इधर ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 40 है। वी नोट बराबर 40 वोल्ट। पर इधर टाइम की क्या वैल्यू होगी? ठीक है, इस पॉइंट पे तो मुझको पता है t बराबर 0 है। इधर t कितना है, इधर t कितना है, इधर कितना है, इतना। वो कैसे पता चलेगा? जब इधर साइन में अंदर जो भी लिखा हुआ है उसकी वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाएगी, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो वैल्यू जो है 40 हो जाएगी। ठीक है, तो जो 100 पाई टी है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? π/2 होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये 100 इधर चला जाएगा। टी की वैल्यू क्या है? 1/200। तो पैमाना मिल गया हमें, इधर 0 है, इधर क्या है? 1/200 सेकेंड। तो इधर क्या हो जाएगा? उसका डबल, 1/100 सेकेंड।
इधर क्या है, देखो इधर 1/100 है, 1/100 है, 1/100 क्या होता है 0.001, तो इधर क्या हो जाएगा 1/50 हो जाएगा। ये 1/, में हिसाब थोड़ा उल्टा हो रखा है ना, देखो ये उसका इतने में 1/100 है, इतना 1/100 है तो इतना भी 1/100 ही होगा टाइम, मतलब इधर इतना 1/100 है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी टाइम 1/100, सपोज यहाँ तक 1 सेकंड था तो यहाँ तक भी 1 सेकंड हो जाएगा, तो पूरा क्या हो जाएगा 2 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ तक 1/100 है तो ये भी 1/100 होगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 2/100। 2/100 क्या होता है 1/50 होता है। अब ये इतना 1/200 है तो इतना भी 1/200 है, पूरा मिलके 2/200 हो गया, यानी 1/100, ठीक है। अब ये 1/200 है तो ये भी क्या होगा, ये भी 1/200 होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 1/200, 1/200, 1/200, तो ये हो गया 3/200 सेकंड, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा समय का पैमाना बन गया। 0 1/200, 2/200, 3/200, 4/200, समझ गए ना। और ये टी की वैल्यू 1/200 यहाँ से निकाल लिया। ओके, समझ गए। फिर से देखो, जब साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो v की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 40 तक पहुंच जाएगी, ठीक है। अब साइन की वैल्यू जो है 1 कब होगी, जब इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है उसकी वैल्यू π/2 हो, 90 डिग्री। अंदर तो 100πt लिखा हुआ है, तो वह π/2 के जब बराबर होगा तो t की वैल्यू क्या होगी 1/200 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 1/200 सेकेंड्स है, तो यहाँ से यहाँ तक 2/200 सेकेंड्स होगी, यानी 1/100। यहाँ से यहाँ तक 3/200 सेकेंड्स, तो यहाँ से यहाँ तक 4/200, यानी 1/50 सेकेंड। अब बोलो एक चक्कर जो है, एक चक्कर कितने सेकंड में लगा है, 1/50 सेकंड में, पूरा चक्कर 1/50 सेकंड में। तो एक सेकंड में कितने चक्कर लग जाएंगे, 50 लग जाएंगे, है ना। भारत में इसी फ्रीक्वेंसी की तो करंट आता है 50 वाला। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। साइन का ग्राफ बनाना था खाली, और कुछ नहीं। इधर क्या है, v मतलब v है किसमें, वोल्ट में, और इधर t क्या है सेकंड में। चलो खत्म कहानी, पियो पानी। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ प्रति सेकंड 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ में किसी बिंदु पर धारा का मान होगा। देखो इसको भी इधर से करना, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन का नाभिक है और इसमें जो है ये इलेक्ट्रॉन है और ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो मेरे को पूछ रहा है कि धारा का मान क्या होगा। धारा क्या होती है, धारा होती है, देखो हमने पढ़ा है, एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित हो जाए उसको बोलते हैं धारा, यानी I = Q/T। T बराबर जब 1 सेकंड है तो जितना आवेश प्रवाहित हो जाए वही धारा है। अब एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, एक सेकंड में 6 × 10⁻15 चक्कर लगा रहा है। तो एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा, इतने इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश प्रवाहित हो गया। ये इसको चक्कर भी बोल सकते हो या इतना बोल सकते हो, इतने इलेक्ट्रॉनों का आवेश जो है प्रवाहित हो गया। तो T की वैल्यू 1 सेकंड है और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतने इलेक्ट्रॉन का × 10⁻15 गुणा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है 1.6 × 10⁻−19, और नीचे T की वैल्यू तो 1 सेकंड है। तो 16 × 6 = 96, 9.6 × 10⁻⁻4, 15 - इतने एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये 0.96 मिली एम्पियर भी लिखा हो सकता है। ये इससे ऐसे कैसे आया, ये
खुद तुम देखो, लगाओ दिमाग। ठीक है, फिर से देखो, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इतने चक्कर मार दिए। ठीक है, तो इतना इलेक्ट्रॉनों का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो गया। हम क्या बोलते हैं, धारा। धारा क्या होता है, जितना आवेश प्रवाहित हो गया, नीचे समय दे दो। ठीक है, और अगर तुमको ना अच्छे से लिखना है तो कैसे लिखोगे एग्जाम में, कि चूंकि इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में इतने चक्कर लगाता है, अतः 1 सेकंड में प्रवाहित कुल आवेश Q बराबर 6 गुणा 10 की पावर इतना गुणा 1.6 इतना इतने कूलाम। अतः धारा I बराबर Q बटा T बराबर इतना बटा 1 बराबर इतने एम्पियर की धारा। बस इतनी सी भाषा, ऐसे लिख दो अच्छे से, साफ से, सुंदर से। ठीक है, अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखो। ठीक है, लिखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में इतने चक्कर लगाता है, इसलिए प्रवाहित कुल आवेश इतना होगा, इसलिए धारा इतनी होगी। बस बात कर दो। ठीक है, तो आज 2 के 6 तक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 2 के 6 तक। तो अगली वीडियो में 3 के कैसे शुरू करके क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा थक गया हो यार, मेहनत का काम है। ऐसे तो कहीं वीडियो 4-5 भी वीडियो लग सकती है। कोशिश करेंगे अगले उस वीडियो से 1-1 घंटे की वीडियो बने, बड़ी, क्योंकि अभी तो बच्चे सवाल चले थे, आगे बड़े आएंगे, उनको समझाने में टाइम लगेगा। तो बड़ी तो वीडियो यार हो जाएगी, देखो 1-1.5 घंटे की भी हो सकती है। ठीक है, अभी यात्रा करके आया हूँ मैं फ़िलहाल आज घर, 36-37 घंटे की। ठीक है, लेकिन बाद में मिलते हैं, बनाते हैं, अच्छे से पढ़ो। जय श्री राम।